दोस्तों ये स्टोरी का 59वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। अनिरुद्ध बोला, सुबह सुबह अभिमान। तो अभिमान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, वाह, मैं इसे देने आया था। अनिरुद्ध बोला, सुबह 5 बजे। अभिमान बोला, वाह, मुझे नहीं पता था सुबह के 5 बज रहे हैं। मतलब मैंने पूरी रात काम किया ना, सोया नहीं। अनिरुद्ध ने फाइल ले ली और फाइल को चेक करके अभिमान की ओर देख कर कहा, पापा को फोन क्यों कर रहे थे? अभिमान बोला, वाह, मैंने सोचा कि आप लोग सोए होंगे, अभी तक उठे नहीं होंगे, तो फोन करके पूछ लेता हूँ। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अपने फ्लैट की ओर जाता हुआ बोला, थोड़ा बहुत सो भी जाया करो वरना ऑफिस में सो जाते हो। कर वह अपने फ्लैट के अंदर आ गया। वहीं अभिमान ने डैनी को देखकर हाथ जोड़े और डैनी ने राहत की सांस ली। वह अभिमान से कुछ कहता उससे पहले ही अनिरुद्ध की आवाज आई, पापा, आपका बच्चा ठीक है, आ जाओ। डैनी चुपचाप अपने फ्लैट में चला गया और अनिरुद्ध भी अपने फ्लैट में आ गया। दूसरी तरफ युग सुभाष और संतोष जी के घर में बोर हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह ऐसा क्या करे कि गरिमा उस पर यकीन करे। आखिरकार उसने अंगड़ाई तोड़ी और आवाज लगाते हुए कहा, गरिमा, एक कप चाय मिलेगी? गरिमा, जो कि नीचे किचन में काम कर रही थी, वह जल्दी से चाय बनाने लगी, लेकिन तभी संतोष किचन में आई। गरिमा ने संतोष को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। संतोष ज्यादातर साड़ी पहनती थी, लेकिन आज उसने सूट पहन रखा था जो उस पर काफी टाइट था। गरिमा कुछ कहती उससे पहले ही संतोष बोली, मैं जानती हूँ मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, तुम्हें नजर लगाने की जरूरत नहीं है। गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और फिर चाय बनाने लगी। तब तक युग भी अंगड़ाई तोड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ गया और किचन की तरफ देख कर बोला, गरिमा, एक कप चाय मिल जाएगी? गरिमा हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और थोड़ी देर बाद चाय कप में डालकर युग के पास ले आई। युग ने चाय ली तो उसने अपने सामने किसी को खड़े देखा। उसने जैसे ही नजर ऊपर की, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सामने संतोष खड़ी थी जिसने सूट पहना हुआ था। युग मन ही मन बोला, पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। अगले ही पल युग संतोष को देखने लगा, एकदम प्यार से। संतोष भी युग को ऐसे देखने में शर्मा गई। संतोष ने धीरे से कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? युग ने भी बड़े प्यार से कहा, देख रहा हूँ इस खूबसूरती को तुमने 5 मीटर की साड़ी में छुपा कर रखा था। बैठो ना, चाय पीते हैं। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ संतोष की ओर बढ़ाया और संतोष ने अपना एक हाथ ही युग के हाथ में रख दिया और फिर उसके पास सोफे पर बैठ गई। संतोष बोली, गरिमा, एक कप चाय मुझे भी दो। यह सुनकर युग ने कहा, नहीं, यह चाय नहीं पियेंगी, या ग्रीन टी पियेंगे। इनके लिए ग्रीन टी लेकर आओ। गरिमा, जो कि अपनी हंसी कंट्रोल करना चाहती थी, कर नहीं पा रही थी, वह मन ही मन हंसते हुए जैसे तैसे ग्रीन टी बनाकर संतोष के पास लेकर आई। युग ने गरिमा को देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने संतोष की कड़कती हुई आवाज सुनी। संतोष गरिमा से कह रही थी, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाकर छत साफ कर लो, कब से गंदी पड़ी हुई है, और आकर कपड़े भी धो लेना और किचन का काम भी कर लेना। गरिमा, जो अभी तक मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी संतोष गुस्से में बोली, या कैसी चाय बनाई है? इतना कहकर उसने ग्रीन टी वहीं जमीन पर पटक दी। देखकर युग हैरानी से संतोष से बोला, संतोष, यह क्या तरीका है? खाने का अपमान नहीं करते? मेरी बड़ी माँ कहती हैं दुनिया में ना जाने कितने लोग भूखे सो जाते हैं और तुम हो कि उसका अपमान कर रही हो। उसने युग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। युग ने कहा, ग्रीन टी ऐसी ही होती। अब तुम्हें अपना वेट कम करना है तो यह सब तो पीना ही पड़ेगा, और अगर नहीं पीना चाहती तो कोई बात नहीं, भूल जाओ कि मैं और तुम डिस्को में जाएंगे। इतना कहकर युग गुस्से में अपनी चाय लेकर अपने कमरे की ओर चला गया। संतोष उसे जाता हुआ देख रही थी। फिर उसने गरिमा को देखा जो अब भी वहीं खड़ी थी। संतोष गुस्से में देखती हुई बोली, अब यहाँ क्या खड़ी है? कहा ना जाकर छत साफ कर ले। गरिमा चुपचाप झाड़ू लेकर छत की ओर चली गई। छत पर आई तो उसने देखा छत गंदी थी, बहुत दिनों से उसने सफाई नहीं की थी। कह सकते हैं कि वह घर का इतना काम करती थी कि छत साफ करना भूल ही जाती थी, छत का नंबर ही नहीं आता था। गरिमा ने अपना दुपट्टा अपने कमर पर लपेटा और छत पर झाड़ू लगाने लगी, लेकिन तभी उसने सीढ़ियों से किसी की आहट सुनाई दी। गरिमा ने हल्का सा पलट कर देखा तो युग अपनी चाय लेकर छत पर आ गया था। गरिमा ने युग को इग्नोर किया और फिर अपना काम करने लगी। युग बोला, गरिमा, कब तक यह सब सहती रहोगी? कुछ करती क्यों नहीं? गरिमा ने अब भी युग के सवालों का जवाब नहीं दिया। वह छत पर झाड़ू ही लगाती रही। युग ने कब वही
छोटी दीवार पर रखा और इस बार थोड़ा तेज आवाज में कहा, गरिमा तुमसे बात कर रहा हूँ। गरिमा ने इस बार झाड़ू रोक दी और पलट कर युग को देखकर बोली, मैं कुछ समझी नहीं। युग ने कहा, पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, तो फिर क्यों यहाँ ताने सुन रही हो? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? तुम कहो तो मैं तुम्हारी एक अच्छी जॉब लगवा सकता हूँ। गरिमा की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। फिर उसने अपने इमोशंस स्ट्रक्टरली कंट्रोल की। वो क्या है ना, मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, जब वह आ जाएगा तब मैं अपने भाई के साथ चली जाऊंगी, लेकिन जब तक वह नहीं आएगा तब तक तो मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा ना, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। युग बोला, हे भगवान, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं जा सकती? गरिमा बोली, क्योंकि अकेली लड़की का बाहर रहना ठीक नहीं है। युग ने कहा, किसने कहा लड़कियां अकेली नहीं रहती? माँ ने कहा, सामने वाले शर्मा जी है ना, उनकी बेटी अकेली रहती थी, पता है, किसी ने क्लब में ले जाकर उसे ड्रग्स दे दिया और फिर उसके साथ पता नहीं क्या किया कि अगले दिन उसने सुसाइड कर ली। मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे अकेले रहते हुए डर लगता है और प्लीज मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। आप मुझे ऐसी बातें मत कहा कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर वह फिर से छत पर झाड़ू लगाने लगी। युग ने अपना गुस्सा जैसे तैसे कंट्रोल किया और अपना फोन निकाल कर क्रिस को अपडेट देने लगा। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, भाई यह बात तो मैं पहले ही बता चुका था कि वह अकेले नहीं जाएगी, उसके अंदर तुम्हें कॉन्फिडेंस ही तो डालना है। युग ने एक नज़र गरिमा को देखा तो वह अभी छत की सफाई कर रही थी। कुछ सोचकर युग ने पास पड़ा हुआ पाइप उठाया और उसे टंकी में लगा दिया और फिर गरिमा को देखकर बोला, गरिमा इस पानी से भी धोओगी? गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। बस फिर क्या था, युग पाइप लेकर गरिमा की छत धुलवाने में मदद करने लगा। गरिमा ने जब युग को ऐसे देखा तो वह बोली, अरे आप रहने दीजिए, मैं धो लूंगी। युग बोला, मैं गांव में रहा हूं ना। गरिमा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मैं धो लूंगी, आप रहने दीजिए। युग बोला, अरे मैं कर देता हूं ना मदद। गरिमा ने युग के हाथ से पाइप लेते हुए कहा, आज आप मदद कर देंगे, कल कौन करेगा? इतना कहकर उसने पाइप ले लिया और छत को धोने लगी, लेकिन युग भी मानने वाला नहीं था। उसने फिर से गरिमा के हाथ से पाइप ले लिया और बोला, मैंने कहा ना मैं मदद करता हूँ, चलो मैं पानी डालूंगा, तुम झाड़ू लगा दो, जल्दी हो जाएगा। गरिमा ने अब कुछ नहीं कहा और उसे अच्छा लग रहा था कि कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है, वरना तो वह पूरा दिन घर पर काम में लगी रहती है। उसके मामा मामी को तो जरा भी फिक्र नहीं थी। झाड़ू लगाते लगाते गरिमा बोली, आपको मामी अच्छी लगती हैं? यह सुनकर युग चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। गरिमा ने फिर पूछा, बताइए ना, आपको मामी अच्छी लगती हैं? देखिए शर्माइए मत, मैं जानती हूँ आजकल सबका मन है, आपसे थोड़ी बड़ी हैं, पर मुझे प्यार की कदर है। अगर आप मामी को प्यार करते हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है, मामी शादीशुदा हैं और उनका मामा भी है। पर मेरे कहने का मतलब है मेरे मामा भी हैं। युग ने अपना सलाइवा गटक लिया, उसे समझ नहीं आ रहा था वह गरिमा से क्या कहे। फिर वह बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं मामी को पसंद नहीं करता, मतलब उस नजर से पसंद नहीं करता। गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, फिर से घूमी, लेकिन तभी गरिमा का पैर फिसल गया। युग उसे पकड़ने के लिए जैसे ही उसके पास आया, युग भी गरिमा के साथ धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। गरिमा नीचे थी और युग ऊपर। युग ने गरिमा के सर के नीचे अपना हाथ लगाया हुआ था, जिस वजह से गरिमा के सर में चोट नहीं लगी, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। युग पहली बार किसी लड़की के इतना करीब गया था, उसने कभी सोचा नहीं था कि किसी के इतना करीब जाएगा, और वह भी ऐसी कंडीशन में। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। फिर गरिमा ने झटके से युग के सीने पर हाथ रखकर करते हुए कहा, मैंने कहा था ना मैं खुद साफ कर लूंगी, मुझे भी चोट लग गई और आपको भी। इतना कहकर वह जल्दी से उठी, उसने अपने गीले सूट को झाड़ा और जाकर टंकी बंद कर दी। थोड़ी देर में पानी बंद हो गया। गरिमा पाइप समेटने लगी और युग वहीं छत पर लेटा रहा। गरिमा ने एक बार भी युग की तरफ नहीं देखा और पाइप और झाड़ू उठाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही युग बोला, क्या मुझे प्यार हो गया है? इतनी जल्दी हो जाएगा? कोई गिटार नहीं बज रहा, कोई म्यूजिक नहीं बज रहा, कोई घंटियां नहीं बज रही, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, झुनझुना भी नहीं बज रहा। नहीं, प्यार तो नहीं है, इंसिडेंस है। चलो अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तब देखूंगा। इतना कहकर युग खुद में ही मुस्कुराया, फिर खड़ा हुआ और सीढ़ियों से नीचे होता हुआ आ गया। युग इस वक्त गीला था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने चेंज नहीं किया। शायद एक बार गरिमा को देखना चाहता था। वह सीढ़ियों से होता हुआ हॉल में आया। उसने एक नजर गरिमा को देखा, लेकिन इस बार युग की नजर गरिमा की खूबसूरती को निहार रही थी। गरिमा के गाल पर बालों की लटाएं युग को अच्छी लग रही थी। गरिमा का इतने ध्यान से किचन में काम करना
युग को आकर्षित कर रहा था। तभी संतोष ने युग की कमर पर हल्का सा मार कर कहा, कहाँ गए थे युग। युग ने हल्का सा पलट कर संतोष को देखा और मुंह बनाकर बोला, मैं नाराज हूँ तुमसे। इतना कहकर वह गरिमा को देखता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर चला गया। संतोष को युग का यह बिहेव समझ नहीं आया, लेकिन गरिमा को युग की नजरें महसूस हुई, लेकिन उसने युग की नजरों को इग्नोर कर दिया। दूसरी तरफ अभिमान ड्राइव कर रहा था। अनिरुद्ध उसके बराबर में बैठा था और शिवांगी पीछे बैठकर मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी। अनिरुद्ध ने अभिमान को देखकर गुस्से में कहा, मना किया था इसे लाने के लिए, तुम जानते हो यहाँ खतरा है। अभिमान ने फ्रंट मिरर में शिवांगी को देखा, जो अनिरुद्ध की बात सुनकर भी अनसुनी कर रही थी। अभिमान बोला, मैं क्या करूं, तुमसे मिलने की इतनी जिद करती है कि घर पर रुक ही नहीं रही थी। अनिरुद्ध ने हल्का सा पलटकर शिवांगी को देखकर कहा, तुम क्या थोड़ी पागल हो, मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी है, क्यों करती हो उल्टे सीधे काम। शिवांगी ने एक नजर अनिरुद्ध को देखा और बोली, पापा ने कहा था ना कि मैं भी इस प्रोजेक्ट में काम कर सकती हूँ। अनिरुद्ध दांत पीसता हुआ बोला, और तुमने अभी तक क्या काम किया है। एक तो यह तुम्हें मोबाइल किसने दिया। शिवांगी ने मोबाइल को देखा और बोली, तुम ही ने तो दिया था, भूल गए। अनिरुद्ध को याद आया कि मोबाइल तो उसी ने ही दिया था, बस फिर क्या था। अनिरुद्ध ने शिवांगी के हाथ से मोबाइल ले लिया और बोला, बस अब से तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। शिवांगी भी गुस्से में हाथ बांध कर बैठ गई और विंडो की तरफ देखने लगी। वहीं अनिरुद्ध ने जब शिवांगी के मोबाइल की स्क्रीन देखी तो एक बार फिर उसका दिल भर आया। शिवांगी अनिरुद्ध की ओर अपनी फोटो ही देख रही थी। अनिरुद्ध ने हल्का सा पीछे पलट कर देखा तो शिवांगी विंडो की तरफ गुस्से में देख रही थी। कुछ सोचकर अनिरुद्ध ने वापस से मोबाइल देते हुए कहा, तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल है, इसका मतलब यह नहीं कि 24 घंटे इसी को देखती रहो। फोटो देखने के अलावा भी इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जब से तुम रघुवंशी मेंशन गई हो तुमने आगे की स्टडी ही की नहीं। शिवांगी ने मोबाइल ले लिया, लेकिन अनिरुद्ध की बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि वह बहुत गुस्से में। वही अभिमान बोला, यह बताओ चलना कहाँ है। अनिरुद्ध ने कहा, कंस्ट्रक्शन साइट, उससे साफ साफ बात करते हैं, क्या पता मान जाए। ऐसे ही डिले होता रहेगा तो हमारा प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा और हमें भी यह छोड़ना पड़ेगा, और मैं किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहता। अभिमान ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी यू टर्न ले ली। करीब 10 मिनट बाद अभिमान ने गाड़ी साइड पर रोकी। दोनों ही गाड़ी से उतरे। शिवांगी उतरने ही वाली थी कि अनिरुद्ध बोला, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो, तुम्हारा बाहर कोई काम नहीं है। शिवांगी फिर से गाड़ी में बैठ गई। दोनों थोड़ा सा आगे आए तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। सारे मजदूर आराम से बैठे हुए खाना खा रहे थे। मजदूरों को खाना खाते हुए देखकर अभिमान और अनिरुद्ध दोनों ही हैरान हो गए। दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अभिमान बोला, यह लोग तो मजे में खाना खा रहे हैं, वह भी साधारण खाना नहीं बल्कि 5 स्टार से लाया हुआ खाना। दोनों ने भी ठेकेदार की तरफ देखा, जो एक कुर्सी पर बैठा हुआ अपने गमछे से मुंह पोंछ रहा था। फिर वह मजदूरों को देखकर बोला, मजा आ रहा है ना, अब अच्छे से खाओ, थोड़ी देर में मीठा भी मिलेगा। तब तक वह दोनों लड़के मेरे पैर पर गिरकर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम लोग काम शुरू नहीं करेंगे। इन बड़े आदमियों को क्या पता कि हम मजदूर काम करते हैं, तभी उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है। हम लोग छोटे हैं तो हमको दबा कर रखते हैं। अभिमान और अनिरुद्ध दोनों को ही गुस्सा आ गया। दोनों ही उस ठेकेदार की चालाकी को समझ रहे थे। वह मजदूरों को भड़काने के अलावा कुछ नहीं करता था। अनिरुद्ध एक कदम उसकी तरफ गया तो अभिमान ने उसकी कलाई पकड़कर रखते हुए कहा, रुको मैं बात करता हूँ, साफ साफ पूछेंगे कितने पैसे चाहिए। अनिरुद्ध बोला, पैसे तो इसने मेहता से भी लिए थे। अभिमान ने कहा, शांति से काम लेते हैं। इतना कहकर अभिमान ने बड़े प्यार से ठेकेदार की तरफ देखा और कहा, ठेकेदार साहब क्या खा रहे हैं, हमें भी खिला दीजिए। ठेकेदार ने गर्दन घुमाकर उन दोनों को देखा और उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। वह खड़ा होकर उन दोनों के पास गया और बोला, क्या हुआ साहब, काम शुरू नहीं करवाना। अभिमान बोला, करवाना है भाई, तभी तो आए हैं। या बताओ तुम्हारी मांगे क्या है। ठेकेदार बोला, तुम दोनों हमारे पैर पकड़ लो, माफी मांग लो, हम काम शुरू कर देंगे। अभिमान बोला, बस तुम्हारे पैर पकड़ने हैं, मैं पकड़ने के लिए तैयार हूँ। ठेकेदार थोड़ा हैरान हो गया। इतने बड़े आदमी उसका पैर पकड़ने के लिए तैयार था, यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। ठेकेदार ने कुछ सोचकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, यह भी पैर पकड़कर माफी मांगेगा। अनिरुद्ध तो दांत पीसकर उसे देख रहा था, लेकिन अभिमान ने चिल्लाते हुए बोला, जब हम आराम से बात करने आए हैं तो तेरे आदमी ने हमारी गाड़ी क्यों तोड़ी। वहीं अभिमान ने भी उस आदमी का गला पकड़कर बोनट से लगाकर उनके घुटने पर जोर से अपना घुटना मोड़ कर मारते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू अभिमान रघुवंशी की गाड़ी
गाड़ी को तोड़ेगा। इतना कहकर उसने उस आदमी को उठाकर दूसरी तरफ फेंका, लेकिन तभी वहां ठेकेदार की ओर से भी आदमी आ गए थे। ठेकेदार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और बोला, गरीबों को कमजोर समझते हो साहब? आज देख ही लेते हैं कि इनके बाजू में कितनी ताकत है। अभिमान और अनिरुद्ध दोनों ने ही अपनी बाजू फोल्ड कर ली और फाइटिंग मोड में आ गए। वहीं शिवांगी चुपचाप गाड़ी में बाहर आकर खड़ी हो गई। अभिमान और अनिरुद्ध दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया कि शिवांगी गाड़ी के बाहर खड़ी है। वह दोनों तो अपने सामने खड़े हुए 4-5 गुंडों को देख रहे थे और थोड़ी ही देर में उन गुंडों ने उन दोनों जीजा साले पर हमला कर दिया। अभिमान को तो बॉक्सिंग आती थी और अनिरुद्ध उसे कुछ नहीं आता था, लेकिन उसके अंदर गुस्सा बहुत था। ऐसा लग रहा था कि वह उन सबको अपने गुस्से में जलाकर खाक कर देगा। उसने एक आदमी को उठाया और वहीं पटक दिया। अभिमान ने भी अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन सबको मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों ने उन 4-5 आदमियों की अच्छे से धुनाई कर दी। पहले ही वार में वह जमीन पर पड़े हुए थे। अभिमान ने ठेकेदार का गला पकड़कर वहीं पिलर से लगाते हुए कहा, बहुत हो गया तुम्हारा, साफ साफ बोलो क्या चाहिए, वरना तुम जानते नहीं हो कि इस बार तुम गलत आदमी से टकराए हो। यह देखकर ठेकेदार ने अपने पीछे खड़े मजदूरों को इशारे में ही उन्हें मारने के लिए कहा और वह मजदूर भी अपने हाथ में पत्थर लेकर खड़े हो गए। अनिरुद्ध ने हल्का सा अभिमान का हाथ ठेकेदार के गले से हटाया और मजदूरों की तरफ देखकर कहा, तो उनमें से एक मजदूर बोला, साहब हमारे ठेकेदार को छोड़ दो, वरना अभी तो बस गाड़ी का आगे का शीशा टूटा है, पूरी गाड़ी तोड़ देंगे। अभिमान बोला, यह ठेकेदार तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और तुम लोग बन रहे हो। उनमें से एक दूसरे आदमी ने मजदूर ने कहा, ओ साहब, ठेकेदार हमें खाना खाने के लिए देता है, तुम लोग नहीं देते। तुम लोग तो बिल्डिंग बनवा लेते हो और हम लोगों को यहाँ से निकाल दोगे, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अनिरुद्ध बोला, तो इसीलिए तुम लोग हमेशा के लिए हो जाएगा तो तुम लोग मेरे सामने बिल्डिंग बनाना। उनमें से एक मजदूर बोला, साहब वह सब हम नहीं जानते, साहब हमारे ठेकेदार को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अभिमान भी गुस्से में बोला, तुम लोग पागल हो गए हो, इस ठेकेदार को तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। उसने इतना ही कहा था कि मजदूरों ने एक पत्थर गाड़ी की तरफ फेंका, लेकिन वह पत्थर गाड़ी को न लग के शिवांगी को लग गया और शिवांगी की चीख निकल गई। अनिरुद्ध और अभिमान दोनों ने शिवांगी को देखा तो दोनों भागते हुए शिवांगी के पास आए। अनिरुद्ध शिवांगी के सर को पकड़ लिया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा था बाहर आने के लिए? फिर उसने मजदूरों को देखकर कहा, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ ना तो तुम सबको छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। अनिरुद्ध ने यह बात इतने गुस्से में और अकड़ कर कही थी कि मजदूरों के हाथों से पत्थर छूट गए। ऐसा लग रहा था कि अनिरुद्ध उन्हें आंखों आंखों में ही खा जाएगा। वहीं अभिमान ने भी सबको गुस्से में देखकर कहा, जानते भी हो कौन हूं मैं? अभिमान रघुवंशी, चाहूं तो तुम्हारे ठेकेदार को और तुम सबको जेल भिजवा सकता हूं। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ, तुम जानते नहीं हो मैं क्या करूंगा। इतना कहकर उसने ठेकेदार का कॉलर पकड़कर उसे आगे की तरफ फेंका और ठेकेदार अपने मजदूरों के ऊपर जाकर गिरा। अभिमान ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, 2 दिन का वक्त देता हूँ ठेकेदार, तमीज में और ढंग से काम कर ले, वरना जैसे या रोज टकराता हूँ समझ गया कि फिर आगे समझाऊं। ठेकेदार भी अब चुपचाप अभिमान और अनिरुद्ध को देख रहा था। अभिमान जल्दी से गाड़ी के पास आया और शिवांगी के माथे पर आए हुए खून को देखकर बोला, तुम्हें कितनी बार कहा था घर पर रुक जाओ, घर पर रुक जाओ, लेकिन तुम मानती नहीं। अनिरुद्ध ने गुस्से में शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे उठाया और खींचता हुआ गाड़ी के अंदर धकेला और खुद गाड़ी के फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। अभिमान भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगा। अनिरुद्ध बहुत गुस्से में बैठा हुआ था, वहीं शिवांगी ने अपना सर अभी भी पकड़ा हुआ था। अनिरुद्ध ने हल्का सा पलटकर शिवांगी को देखा और दांत पीसते हुए बोला, आज तुम्हारा परमानेंट इलाज कर देता हूं, तुम मुझे काम नहीं करने दोगी। इतना कहकर फिर उसने अपने अभिमान को देखा और बोला, रघुवंशी इंडस्ट्रीज ले चलो। गुस्सा तो अभिमान को भी बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने शांति से काम लिया और आधे घंटे में गाड़ी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी। उसने यह पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि अनिरुद्ध आखिर चाहता क्या है। अनिरुद्ध गाड़ी से बाहर उतरा, पीछे का गेट खोलकर उसने शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे भी गुस्से में उतारा और फिर उसे खींचता हुआ रघुवंशी इंडस्ट्रीज के अंदर ले जाने लगा। जैसे जैसे वह अंदर जा रहा था वैसे वैसे स्टाफ उसे देख रहा था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उससे कुछ पूछ ले। आखिरकार रास्ते में उसे हर्षवर्धन भी दिखाई दिया। हर्षवर्धन ने दोनों को देखा तो पूछा, अनिरुद्ध क्या हुआ? लेकिन अनिरुद्ध ने हर्षवर्धन को पूरा इग्नोर किया और शिवांगी को खींचता हुआ शिवाय के केबिन में ले आया और फिर शिवांगी को बुरी तरह छोड़ता हुआ बोला, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? शिवाय ने नजर उठाकर शिवांगी और अनिरुद्ध को देखा, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वह अपनी चेयर से खड़ा हुआ शिवांगी के पास गया
तो शिवांगी अगले ही पल शिवाय के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। शिवाय हल्का सा शिवांगी का चेहरा ऊपर उठाया तो उसके सर से खून निकल रहा था। अगले ही पल शिवाय ने जेब में से रुमाल निकाला और उसके खून को बहुत प्यार से फूंक मारकर साफ करने लगा। शिवाय ने बड़े प्यार से शिवांगी के माथे पर फूंक मारते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी तितली को? लेकिन शिवांगी, उसकी आंखों में तो बस आंसू थे, वह कुछ नहीं बोल रही थी। इतने में अनिरुद्ध चिल्लाया, इससे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछिए। शिवाय ने पहले शिवांगी को अच्छे से संभाला, फिर उसे चेयर पर बैठाया, उसके आंसू पोंछे और फिर पलटकर अनिरुद्ध को देखकर कहा, बहुत दिनों बाद आए हो, कुछ खाओगे? बैठो। और तुम्हें यह चोट कैसे लग गई? अनिरुद्ध दांत पीसता हुआ बोला, अंकल ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, आप अच्छे से जानते हो कि मैं यहाँ बैठने या खाने पीने नहीं आया हूँ। आपने इस तितली को मेरे पीछे उड़ने के लिए क्यों लगा रखा है? मैं काम नहीं कर पाता, मुझे यह परेशान करती है। आज अगर इसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या? इतना कहकर अनिरुद्ध रुक गया। शिवाय हाथ बांधकर बोला, बात कंप्लीट करो, तुम जो बोलोगे वह मैं समझता हूँ। और क्या कर दिया मेरी तितली ने ऐसा कि तुम इतना गुस्सा हो गए? अनिरुद्ध दांत पीसता हुआ बोला, देखो अंकल, मुझे और अभिमान को साइट पर भी जाना पड़ता है, वहां खतरा भी हो सकता है। हमेशा इस लड़की को हम अपने साथ तो नहीं लेकर घूम सकते। इसे कहिए या आराम से ऑफिस में बैठे भी हमारे साथ हर जगह आने की जरूरत नहीं है। शिवाय ने एक नजर तितली को देखा तो तितली तो मुंह बनाकर अनिरुद्ध को देख रही थी, फिर उसने मुंह फेर लिया। शिवाय बोला, ठीक है, मैं शिवांगी को समझा दूंगा, तुम बैठो। बोला, जी नहीं थैंक यू, मैं इससे पहले ही आपके साथ बहुत बैठ चुका हूँ। इतना कहकर जैसे ही वह जाने को हुआ वैसे ही केबिन का दरवाजा खुला। उस दरवाजे से हर्षवर्धन और अभिमान अंदर आए। अनिरुद्ध साइड से जाने लगा तो हर्षवर्धन अनिरुद्ध के सामने आता हुआ बोला, ऐसी भी क्या नाराजगी की अपने बड़े पापा की तरफ देखेगा भी नहीं। अनिरुद्ध ने एक नजर हर्षवर्धन को देखा और बोला, बड़े पापा प्लीज हट जाइए, मुझे जाने दीजिए। हर्षवर्धन बोला, नहीं हटूंगा तो क्या करेगा? क्या करेगा तू बता दे मुझे। वह रात भी एक बुरा वक्त था जो चला गया, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही हम लोगों के दुश्मन बनकर बैठ गए हो। आओ बैठो। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और उसे सोफे पर बैठाया। अनिरुद्ध के बराबर में ही तितली बैठी थी, लेकिन तितली डर के मारे थोड़ा सा इधर उधर खिसक गई। हर्षवर्धन ने तितली को देखकर कहा, मेरा मुंह क्या देख रहा है? फर्स्ट एंड बॉक्स लेकर आप पता नहीं जीजा साले कहाँ मार पिटाई करके आए हैं। शिवाय ने गहरी सांस ली और एक ड्रॉर खोलकर फर्स्ट एंड बॉक्स लाकर हर्षवर्धन के सामने रख दिया। हर्षवर्धन ने उसमें से कॉटन निकाली और अनिरुद्ध की बाजू पर बांधते हुए खून को साफ करने लगा और फिर प्यार से बोला, लड़ाई अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, लड़ाई को मोहरा बनाकर रिश्ते को खराब नहीं कर सकते। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। हर्षवर्धन ने फिर कहा, अब कब तक बच्चों की तरह मुंह फुलाकर रहेगा? अब तो अपनी नाराजगी छोड़ दे। अनिरुद्ध ने अभी कुछ नहीं कहा। हर्षवर्धन ने उसके हाथ पर पट्टी लपेट दी क्योंकि वहां थोड़ी ज्यादा चोट लगी थी और फिर बैंडेज उसके माथे पर लगाई तो अनिरुद्ध की हल्की सी आह निकली। हर्षवर्धन ने उसे चोट पर फूंक मार कर कहा, ठीक हो जाएगी। अनिरुद्ध अब भी कुछ नहीं बोला। हर्षवर्धन अपनी जगह से उठा, उसने एक ड्रॉर खोला, उसमें से एक पेन किलर निकाली और पानी का गिलास लेकर अनिरुद्ध के सामने आया। उसने टैबलेट अनिरुद्ध की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पेन किलर है, ले लो। अनिरुद्ध ने पेन किलर ले ली और पानी का गिलास भी पकड़ लिया। हर्षवर्धन बोला, वक्त एक ऐसी दवा है जो उसके सामने बड़े से बड़ा जख्म, बड़े से बड़ा दर्द अपने घुटने टेक देता है। वक्त के साथ रहना सीखो। अनिरुद्ध अब भी कुछ नहीं बोला। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस ली और अभिमान की तरफ देखा जो खुद ही क्वार्टर लेकर अपनी कोहनी पर खून साफ कर रहा था। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा और उसके बाद ऊपर मारते हुए कहा, दिख नहीं रहा अभिमान क्या कर रहा है, उसकी मदद कर दे। शिवाय ने 90 डिग्री में मुंडी घुमाकर हर्षवर्धन को देखा और बोला, चाचू मैं बड़ा हो गया हूँ। हर्षवर्धन बोला, अभी घर में मैं बड़ा हूँ, मेरे सामने सब छोटे हैं, समझ आया? खुद तो चले गए और इन जानवरों को मेरे पास छोड़ गए, जा जाकर अभिमान की मदद कर। शिवाय के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह अभिमान के पास गया और उसकी चोट पर दवाई लगाने लगा। फिर उसने धीरे से पूछा, कहाँ तक गई तेरी लव स्टोरी? अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर वह बोला, पता नहीं, कभी कभी तो लगता है मान जाएगी और कभी कभी लगता है नहीं मानेगी। शिवाय धीरे से बोला, तो फिर समझ ले तुम्हारी गिलहरी 50% मान चुकी। यह सुनकर अभिमान ने शिवाय की तरफ देखा जो शिवाय ने उसके हाथ में बैनर चिपकाते हुए कहा, हाँ सच कह रहा हूँ। और तभी अनिरुद्ध बोला, बड़े पापा मैं जा रहा हूँ और इस तितली को समझा कर रखना,
जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता मेरे आसपास भी ना भटके। इतना कहकर वह चला गया। उसके जाते ही तितली रोने लगी। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, रो क्यों रही हो बच्चा, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। फिर उसने अभिमान को देखा तो अभिमान बोला, मैं भी चलता हूं पापा। लेकिन अभिमान केबिन के दरवाजे को हाथ लगा पाता उससे पहले ही शिवाय बोला, लेकिन पहले मुझे यह बता कर जाओ कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ क्या था। 2 घंटे बाद अभिमान और अनिरुद्ध दोनों ही सिंघानिया इंडस्ट्रीज में केबिन में बैठे हुए दोनों ही काम कर रहे थे। आज तितली नहीं थी तो दोनों ने शांति से काम किया, लेकिन अनिरुद्ध का मन नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं उसे तितली की याद भी आ रही थी। कुछ दिनों से उसे तितली को अपनी आंखों के सामने देखने की आदत पड़ गई थी, लेकिन फिलहाल तो उसने अपने काम पर कंसंट्रेट करना ही ठीक समझा। रात के करीब 8 बजे अभिमान बोला, घर चले। अनिरुद्ध ने कहा, तुम जाओ, मुझे मिस्टर सिंघानिया से कुछ काम है, वह आज आए नहीं, मुझे उनके घर जाना है। इतना कहकर उसने अपनी फाइल उठाई और वहां से चला गया। उसके जाते ही अभिमान बोला, अरे वाह, यह तो अच्छी बात है, मतलब मैं अपनी गिलहरी से आराम से मिल सकता हूँ। इतना कहकर वह भी वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ था। उस आदमी के मुंह पर पट्टी थी और हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। और तभी उस कमरे का दरवाजा खुला। उस दरवाजे में से एक आदमी अंदर आ गया और उसके पीछे पीछे एक औरत। तभी उस आदमी ने बंधे हुए आदमी को गन पॉइंट करके कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बच्चों को परेशान करो। और तभी उस कमरे की लाइट जली। वह आदमी कोई और नहीं शिवाय और दिव्यांश थे। और वह जो आदमी बंधा हुआ था वह ठेकेदार था। ठेकेदार ने जैसे ही बंदूक देखी उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दिव्यांश एक चेयर खींच कर लाया और उस पर बैठता हुआ बोला, अबे मार ना गोली, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि इससे बात करे। शिवाय बोला, गोली भी मार देंगे, पहले इससे पूछ तो लें कि इसने क्या सोचकर हमारे बच्चों को परेशान किया। इतना कहकर शिवाय ने ठेकेदार के मुंह से टेप हटाई। ठेकेदार ने अगले ही पल हकलाते हुए कहा, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने खतरनाक हैं, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ मुझे माफ कर दीजिए। ठेकेदार का गाना सुनकर दिव्यांश का दिमाग खराब हो गया। वह बोला, देखते भाई, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तू भी जानता है अब बुढ़ापा आ गया है, दृष्टि भी इंतजार कर रही होगी, उसके साथ आज डिनर पर जाना था, प्लीज भाई हाथ जोड़कर कहता हूँ जल्दी गोली मार। शिवाय ने एक नजर दिव्यांश को देखा और बोला, यार तुझे हर बात की जल्दी क्यों रहती है, अब आए हो तो आराम से इससे बात करेंगे ना, रुक जा। इतना कहकर उसने ठेकेदार को देखा और बोला, हाँ भाई, क्या दिन बदल गए तेरे कि मेरे बच्चे तेरे पैर पकड़ेंगे, यही डिमांड थी ना तेरी। अब तो ठेकेदार की हालत और खराब हो गई। वह बोला, नहीं साहब, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई साहब, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा साहब, जल्दी जल्दी काम खत्म करवा दूंगा साहब, ज्यादा दिन का काम नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा, हाथ जोड़कर कहता हूँ साहब, छोड़ दीजिए। इतने में दिव्यांश बोला, यार तू एक काम कर, पहले मेरी कमर में इस तरह मार दे और थोड़ा सा मल, उसके बाद आराम से इससे बात कर लियो। एक काम कर, मैं तुम दोनों के लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ, दोनों बैठो और ड्रिंक करके आराम से बात करो। भाई मार देना गोली, यार मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ प्लीज। शिवाय ने हंसकर ठेकेदार को देखा और बोला, चल तुझे आखिरी मौका देता हूँ, कल जब मेरे बच्चे कंस्ट्रक्शन साइट पर आएंगे तो तू उनके पैर पकड़ेगा और चुपचाप काम शुरू करेगा, और अगर तूने ज्यादा ड्रामा किया, ज्यादा अक्कड़ दिखाई तो तुझे दोबारा किडनैप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझा। अब जाकर ठेकेदार को एक राहत की सांस आई। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और अगले ही पल शिवाय ने उसके हाथ पैर खोल दिए और वह वहां से बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया वैसे ही 2 बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर उसे वहां से ले गए ताकि ठेकेदार को कभी पता न चले कि वह कहाँ कैद हुआ था। दूसरी तरफ दिव्यांश बोला, उसे छोड़ क्यों दिया। शिवाय ने कहा, अरे मैं तो एक मौका दुश्मन को भी देता हूँ, वह तो फिर भी गरीब आदमी है, चल तेरी कमर पर दवाई लगा देता हूँ। इतना कहकर वह दिव्यांश को लेकर बाहर आ गया। दोनों ही भाई गाड़ी में बैठे हुए थे। दिव्यांश ने पीछे से अपने कपड़े पकड़े और शिवाय उसकी कमर पर स्प्रे मार रहा था और फिर उसने स्प्रे मारकर उसकी कमर को हल्का सा रब भी कर दिया। अब जाकर दिव्यांश को थोड़ा ठीक फील हुआ। दिव्यांश अपनी कमर को चेयर पर लगाता हुआ बोला, अब जाकर ठीक लग रहा है, वरना ऐसा लग रहा था कि कमर टूट जाएगी। शिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, नौटंकी कहीं का, माँ पता नहीं कहाँ से उठाकर लाई थी। इतने में दिव्यांश बोला, जहां से भी उठाकर लाई थी, लेकिन तुझे तो कूड़ेदान से उठाकर लाई थी। दो भाइयों में फिर से खट्टी मीठी बहस होने लगी। शिवाय ने गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। थोड़ी देर बाद दोनों ही गाड़ी से बाहर उतरे क्योंकि दोनों ही रघुवंशी मेंशन पहुंच चुके थे। दिव्यांश जब गाड़ी से बाहर उतरा तो उसने गार्डन में दृष्टि को देखा क्योंकि आज दोनों डिनर पर जाने वाले थे और दिव्यांश लेट हो गया था। दिव्यांश की नजर जैसे ही
दृष्टि पर पड़ गई। वह तेज कदमों से दृष्टि के पास गया और कान पकड़कर उठक बैठक करता हुआ बोला, सॉरी दृष्टि, मैं तो आज ही आ रहा था, लेकिन यह तुम्हारा देवर है ना शिवाय, इसने मुझे रोक लिया और अपने साथ किसी मीटिंग में ले गया। कुछ मीटिंग वीटिंग हुई नहीं, खामखा मुझे भी दुखी कर दिया। चलो अब हम डिनर पर चलते हैं। इतना कहकर उसने दृष्टि का हाथ पकड़ा तो दृष्टि ने दिव्यांश का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, आपकी कमर में दर्द है? दिव्यांश बोला, नहीं बस ठीक हो गया, चलो दृष्टि। दृष्टि पूरी तरीके से तैयार थी और उसका मन भी था कि वह दिव्यांश के साथ बाहर जाए, लेकिन जब उसे पता चला कि दिव्यांश की सुबह से कमर में दर्द है तब उसका मूड खराब हो गया। उसने दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे खींचती हुई मेंशन के अंदर ले जाती हुई बोली, डिनर किसी और दिन कर लेंगे, चलो अभी आपकी कमर में दवाई लगा देती हूँ। इतना कहकर वह दिव्यांश को लेकर चली गई। उसके जाते ही शिवाय की नजर बालकनी पर पड़ी, जहां सरगम खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। लेकिन सरगम ने जैसे ही शिवाय को देखा, नजरें झुकाकर जल्दी से अंदर चली गई। शिवाय सीधा अपने कमरे में गया, जहां आर्या बैठी हुई मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी। शिवाय को देखकर आर्या ने कहा, आ गए आप? शिवाय बोला, हाँ आ गया। तितली ने कुछ खाया? आर्या बोली, हाँ खा तो लिया, लेकिन आज तो कुछ उदास है। कह रही थी अगर अनिरुद्ध के पास नहीं रह सकती तो कम से कम अभिमान भैया के पास रहने दीजिए। शिवाय ने आर्या को जवाब नहीं दिया और उस कमरे से निकलकर सीधा शिवांगी के कमरे में आया। शिवांगी हमेशा की तरह बालकनी में बैठी हुई उदास सी झूला झूल रही थी। शिवाय आकर शिवांगी के सामने वाले झूले पर बैठ गया और बोला, तो मेरी तितली अब क्यों उदास हो? शिवाय आकर सबसे पहले शिवांगी के बारे में पूछता था, उसके पास वक्त बिताता था और आर्या इंतजार करती रहती थी कि कब शिवाय उसके साथ भी वक्त बिताए, लेकिन उसने कभी शिवाय से शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी रघुवंशी फैमिली की रीढ़ की हड्डी शिवाय रघुवंशी है और इसीलिए उसे अपने प्यार में सब्र करना पड़ता था। वहीं शिवांगी के कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई शिवाय और शिवांगी को देख रही थी। शिवाय बोला, तो मुझे बताओ कि मेरी तितली क्यों नाराज है? शिवांगी बोली, अनिरुद्ध ने मुझे डांट दिया और अपने साथ भी आने के लिए मना कर दिया और आप भी मुझे घर ले आए। नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे मिलना है अनिरुद्ध से। इतना कहकर वह हाथ बांध कर बैठ गई। शिवाय बोला, शिवांगी अनिरुद्ध काम करता है, तुम नहीं चाहती कि अनिरुद्ध भी बड़ा आदमी बन जाए? शिवांगी बोली, वह मुझसे इतना तो बड़ा है और कितना बड़ा हो गया। यह सुनकर शिवाय और आर्या दोनों को हंसी आ गई। जैसे ही आर्या हंसी, शिवाय ने नजर घुमा कर देखा और बोला, तुम क्यों वहां खड़ी हो? आ जाओ, मिलकर अपनी बेटी से बात करते हैं। आर्या के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई और वह धीरे कदमों से आकर शिवाय के पास झूले पर बैठ गई। शिवाय ने शिवांगी को हल्का हल्का झूला झुलाना शुरू कर दिया। बेशक शिवाय आर्या को टाइम नहीं देता था, लेकिन जानता था उसकी छुई को क्या पसंद है और क्या नहीं। आर्या ने एक नजर शिवाय को देखा और शिवाय ने दोनों पलकें झुका दी। शिवाय ने शिवांगी को देखकर कहा, हाँ तो बताओ तितली, अब तुम्हें खुश रखने के लिए क्या करूं? शिवांगी कुछ कहती उससे पहले ही आर्या ने कहा, हाँ हाँ बताओ अपने पापा को, तुम्हारे पापा बहुत बड़े मैजिशियन हैं, जो तुम कहोगी वह फटाक से कर देंगे, है ना शिवाय? शिवाय जानता था कि आर्या जानबूझकर यह सब बोल रही है। शिवाय ने भी कहा, तितली तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, जो तुम कहोगी वह मैं तुम्हें लाकर दूंगा। शिवांगी बोली, बस करिए ना पापा, मम्मी मैं अच्छे से जानती हूँ जो मुझे चाहिए आप नहीं दे सकते। शिवाय बोला, तो मांग कर तो देखो, तुम्हारे पापा पृथ्वी को भी उल्टा घुमा कर देंगे। यह सुनकर आर्या ने शिवाय को देखा और एक आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? शिवाय बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम कहो तो अभी पृथ्वी उल्टा घुमा दूं। आर्या ने भी हाथ बांधकर कहा, अच्छा तो चलो घुमाओ। यह सुनकर शिवाय ने झूला रोका और उसके अंदर चला गया। वहां से एक ग्लोब लेकर आया और उसे उल्टा घुमाता हुआ बोला, देखो घुमा दी ना पृथ्वी उल्टे। यह देखकर शिवांगी और आर्या दोनों ही जोर जोर से हंसने लगी। शिवांगी बोली, पापा या तो चीटिंग है। शिवाय ने कहा, चीटिंग क्यों? यही बात हुई थी ना कि मैं पृथ्वी उल्टी घुमा दूंगा। देखो अब बताओ, उल्टी घुमानी है, सीधी घुमानी, या इसे उठाकर फेंकना है? जो तुम कहोगी वह तुम्हारे पापा करेंगे। शिवांगी ने हंसते हुए कहा, मुझे अनिरुद्ध से मिलना है। यह सुनकर आर्या और जोर से हंसने लगी, क्योंकि यह तो पॉसिबल नहीं था। शिवाय आकर आर्या के पास बैठ गया और फिर से झूला हिलाने लगा। फिर उसने शिवांगी को देखकर कहा, कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद मिल लेना अनिरुद्ध से, वह अब सच में काम कर रहा था, तुम उसे डिस्टर्ब करोगी? शिवांगी इस बार हाथ बांधकर बोली, तो फिर जाइए, जाकर सो जाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ सोचकर शिवाय खड़ा हुआ और उसने शिवांगी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलो फिर तुम्हें अनिरुद्ध से मिलवा कर लाता हूँ। यह सुनकर शिवांगी की आंखें हैरानी से फैल गई। वह बोली, सच कह रहे हो पापा?
शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह आखिरी बार होगा। उसके बाद तुम अनिरुद्ध से नहीं मिलोगी जब तक उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। शिवांगी मुंह बनाने लगी तो शिवाय बोला, सोच कर जवाब दे दो। शिवांगी मुंह बनाकर शिवाय को देखने लगी। शिवाय बोला, सोच लो, मैं तुम्हें आज मिलवा दूंगा उससे, चाहे तो पूरी रात उसके पास रहना, लेकिन उसके बाद तुम जब तक अनिरुद्ध से नहीं मिलोगी, जब तक अनिरुद्ध तुमसे ना मिले। कुछ सोचकर शिवांगी खड़ी हो गई और बोली, हाँ ठीक है, आज तो मिलवाओ, बाद की बाद में देखेंगे। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी अंदर जाने लगी तो शिवाय बोला, बाद की बाद में नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे। तुम मुझसे बहुत सारे प्रॉमिस लेती हो और मैं तुम्हारे सारे प्रॉमिस पूरा करता हूँ। अब मैं तुमसे एक प्रॉमिस लेता हूँ, आज के बाद तुम अनिरुद्ध को परेशान नहीं करोगी। वह खुद मिलने आएगा तो ठीक, वरना तुम उससे मिलने की जिद नहीं करोगी। शिवांगी फिर से उदास होकर शिवाय को देखने लगी और तभी आर्या बोली, शिवांगी बच्चे, अब तुम बड़ी हो गई हो, बातों को समझो, अनिरुद्ध को अपना काम करना पड़ता है। शिवांगी ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, मैं और तितली जा रहे हैं, तुम सो जाना। इतना कहकर उसने आर्या के गाल पर हल्का सा हाथ लगाया। आर्या तो उदास हो गई, फिर भी उसने दोनों पलकें झुकाकर शिवाय को जाने की परमिशन दे दी। शिवाय शिवांगी को देखा और बोला, चले शिवांगी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर वह दोनों मेंशन से बाहर आ गए। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध सिंघानिया मेंशन में मिस्टर सिंघानिया के साथ स्टडी रूम में बैठा हुआ प्रोजेक्ट पर कुछ डिस्कशन कर रहा था। तभी मिस्टर सिंघानिया ने टाइम देखा और बोले, बेटा, रात के 11 बज गए हैं, चले जाओ, तुम्हारी फैमिली वेट कर रही होगी। लेकिन अनिरुद्ध इस वक्त काम कर रहा था। उसने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहा, सर इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप थक गए हैं तो आप रेस्ट कर लीजिए, मैं बस काम निपटा कर चला जाऊंगा। मिस्टर सिंघानिया खड़े हुए और बोले, मुझे तो इतना काम करने की आदत नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। अनिरुद्ध बोला, नहीं सर, बस आधे घंटे का काम है, मैं काम करके चला जाऊंगा। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, अनिरुद्ध, कभी तो मेरी बात मान लिया करो, चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ। अनिरुद्ध ने अपना लैपटॉप बंद किया और मिस्टर सिंघानिया के साथ हॉल में आ गया। मिस्टर सिंघानिया ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह कमरा जाओ, जाकर उसमें काम कर लो, उसके बाद जब काम खत्म हो जाए तो आराम से सो जाना। कोई जरूरत होगी तो यहाँ बहुत नौकर हैं, किसी को भी काम बता देना। अनिरुद्ध ने कहा, मुझे किसी की चीज की जरूरत नहीं होती, वैसे मैं चला जाता, मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, ओहो, कहा ना, जाओ, जाकर ऊपर वाले कमरे में आराम कर लो। अनिरुद्ध अब मिस्टर सिंघानिया की बात को टाल नहीं पाया और सीधा सीढ़ियों से होता हुआ मिस्टर सिंघानिया के बताए हुए कमरे में आ गया। जैसे ही उसने उस कमरे में कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। इतना बड़ा तो अनिरुद्ध का फ्लैट नहीं था जितना बड़ा वह कमरा था, लेकिन अनिरुद्ध कभी लग्जरी चीजों को देखकर आकर्षित नहीं होता था। उसने लैपटॉप बेड पर रखा और एक अंगड़ाई तोड़ी और फिर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर बाहर आया और फिर से लैपटॉप खोल कर बैठ गया। उसने सबसे पहले अपना मोबाइल निकाला और अपने घर कॉल किया था। थोड़ी देर में फोन डैनी ने उठाकर कहा, हाँ अनिरुद्ध, आज भी लेट आओगे? अनिरुद्ध बोला, नहीं पापा, आज आऊंगा ही नहीं, मिस्टर सिंघानिया के घर पर हूँ, माँ से कह देना। डैनी ने कहा, अनिरुद्ध, काम करना अच्छी बात है, लेकिन अपने अस्तित्व को भी भूल जाना सही नहीं है। अनिरुद्ध बोला, पापा, अपने अस्तित्व को ही बना रहा हूँ। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया, क्योंकि उसे अपने पापा से बहस नहीं करनी थी। वह अच्छे से जानता था कि उसके पापा उसे रोक नहीं रहे, बस समझा रहे हैं। फिर भी ना जाने क्यों अनिरुद्ध को अच्छा नहीं लगता था। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि वह अपने पेरेंट्स का दिल दुखाकर यहाँ काम कर रहा है। कुछ सोचकर उसने जल्दी से लैपटॉप खोला और उस पर अपनी उंगलियां चलाने लगा, लेकिन सही 2 मिनट बाद उसके कानों में किसी लड़की के फुसफुसाने की आवाज आई, पापा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगी? अनिरुद्ध ने लैपटॉप एक तरफ रखा और उस कमरे में नजर घुमाई और फिर खुद से बोला, मैंने अभी तितली की आवाज सुनी। नहीं नहीं, तितली यहाँ कैसे आ सकती है? इतना कहकर वह फिर से लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा, लेकिन फिर उसके कानों में फुसफुसाती हुई आवाज आई, पक्का पापा, गिर तो नहीं जाऊंगी? पकड़ कर रखना, मैं गिर न जाऊं। और तभी उसके कानों में शिवाय की भी आवाज आई, अरे मैंने पकड़ा हुआ है, नहीं गिरोगी, चलो तो सही। अनिरुद्ध अब वह खुद से बोला, तितली की नहीं, शायद शिवाय अंकल की भी आवाज आ रही है, देखो तो कहाँ से आवाज आ रही है। इतना कहकर उसने लैपटॉप साइड में रखा और उस बड़े से कमरे को पार करता हुआ बालकनी में आया। उसने बालकनी में देखा तो कोई नहीं था। फिर उसने खुद के सर पर ही मार कर कहा, अनिरुद्ध, तूने आज तितली को डांट दिया ना, इसीलिए वो तेरे जहन में घूम रही है। जैसे ही वह जाने के लिए पलटा, वैसे ही उसे फिर से आवाज आई, पापा, मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगी।
अब तो अनिरुद्ध का शक यकीन में बदल गया कि यह कोई उसकी वहम नहीं बल्कि सच में शिवांगी आसपास ही है। उसने बालकनी में झांक कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवांगी लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ रही थी और नीचे शिवाय ने सीढ़ी पकड़ी हुई थी। शिवाय और शिवांगी को देखकर अनिरुद्ध की आंखें जरूरत से ज्यादा ही फैल गई। खुद ही बोला, ऐसे पापा होते हैं, सच में ऐसे ताऊ होते हैं। हे भगवान, क्या कमाल की फैमिली है। या इतने में शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखा और खुश होते हुए बोली, अनिरुद्ध तुम मिल गए। फिर उसने हल्का सा नीचे झांक कर शिवाय को देखकर कहा, पापा अनिरुद्ध यही है। आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। सच कहती थी मम्मी, आप तो बहुत बड़े मैजिशियन हो। आपको कैसे पता। इतना कहकर वह डरती डरती सीढ़ी से चलकर ऊपर आने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल वह गिर जाती उससे पहले ही अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक ही हाथ से खींचकर बालकनी तक ले आया। अनिरुद्ध को अभी बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी और अब कहीं ना कहीं उसे हंसी भी आ रही थी। फिर उसने हल्का सा झांक कर शिवाय को देखा और बोला, अंकल यह सब क्या है। शिवाय बोला, अरे तुमसे मिलने की जिद कर रही थी, वह मैं ले आया। अंकल तो मेन गेट से भी आ सकते थे, इसका रिस्क लेने की जरूरत क्या थी। शिवाय बोला, अरे मिस्टर सिंघानिया डिस्टर्ब हो जाएंगे इसलिए यहीं से ले आया। क्या पता हम मेन गेट से आते और उन्हें बुरा लग जाता कि इतनी रात को आ गए। अनिरुद्ध आंखें फाड़े अभी भी शिवाय को ही देख रहा था। वह बोला, और अब आप चोरी से आए हैं तो मिस्टर सिंघानिया को अच्छा लगेगा। शिवाय बोला, उन्हें पता ही क्यों चलेगा। अब तो अनिरुद्ध को हंसी आ गई। उसने कई बार अपने पापा के मुंह से सुना था कि शिवाय बहुत हंसमुख है, बहुत हंसमुख। आज उसने देख भी लिया कि सच में शिवाय अंकल अलग ही लेवल के सोचते हैं। अनिरुद्ध हैरान होते हुए बोला, अब मैं आपसे क्या कहूँ। शिवाय ने कहा, मुझे कुछ मत कहो, जो कहना है अपनी तितली से कहो। इसने हमारा खाना पीना जीना मरना सब हराम करके रखा है। जब देखो अनिरुद्ध, जब देखो अनिरुद्ध। तुम इसे प्लीज प्यार से समझाओ। अनिरुद्ध को तो हंसी आ रही थी। उसने एक नजर शिवांगी को देखा जो पिंक कलर के सिल्क के नाइट सूट में खड़ी हुई थी और मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देख रही थी, और तभी वो खुश होकर बोली, आप तो पापा अच्छे वाले एडवेंचर हो। अब मुझे जब भी तुमसे मिलने का मन करेगा मैं ऐसे ही आ जाऊंगी। अनिरुद्ध जहां उसे सुबह इतना गुस्सा आ रहा था वहां अब उसे हंसी आने लगी। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई और शिवांगी ने अगले ही पल अनिरुद्ध को कसकर गले लगा लिया और अनिरुद्ध ने भी अपनी बाहें इतनी जोर से कसी कि शिवांगी की हल्की सी चीख निकल गई। लेकिन अगले ही पल अनिरुद्ध ने शिवांगी को वहीं बालकनी में गोल गोल घुमा दिया। शिवाय नीचे से ही सब देख रहा था। वह मन ही मन बोला, अनिरुद्ध तुम कितना भी खुद को हमसे अलग करने की कोशिश कर लो, लेकिन हो तो अपने पापा के बेटे ही। हमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रहोगे। वहीं मिस्टर सिंघानिया भी अपने हाथ पैर चलाते हुए अपने घर के बैक गार्डन की तरफ आए। शायद उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने सोचा थोड़ा गार्डन में टहल लिया जाए। उन्होंने वहां शिवाय को देखा तो हैरानी से बोले, मिस्टर रघुवंशी आप यहाँ। शिवाय ने मिस्टर सिंघानिया को देखा और किसी प्रोफेशनल बिजनेस की तरह अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए, मिस्टर सिंघानिया आप यहाँ। उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको यहाँ देख लूंगा, लेकिन आपको देखकर काफी खुशी हुई। और यह सुनकर मिस्टर सिंघानिया को भी हंसी आ गई और अनिरुद्ध वह तो और जोर से हंसने लगा। शायद पिछले कितने ही दिनों से वह हंसा नहीं था, पर आज तो जैसे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मिस्टर सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, मिस्टर शिवाय रघुवंशी आपके बातों का कोई जवाब ही नहीं है। अब बताइए कि यहाँ क्यों आए थे, और अगर आना ही था तो मेन गेट से क्यों नहीं आए। शिवाय ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह जो अनिरुद्ध है ना, इसलिए मेरी बेटी की नींद उड़ा रखी है। बस अपनी बेटी को नींद ही देने आया था। सिंघानिया ने हंसकर कहा, तो फिर चलिए मिस्टर रघुवंशी, हम अंदर बैठते हैं, बच्चे बात कर लेंगे। शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, मैं मिस्टर सिंघानिया के साथ अंदर जा रहा हूँ, जब तुम दोनों की बातें हो जाएं तो बता देना। अनिरुद्ध ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और शिवांगी बोली, ठीक है पापा। और तभी शिवाय ने कहा, और हाँ, यहाँ से मत जाना, अंदर ऐसे कि रुआसी सी बाहर आना। शिवांगी ने हंसकर हाँ में गर्दन हिला दी और फिर वह मिस्टर सिंघानिया के साथ अंदर चला गया। दोनों ही लिविंग एरिया में बैठे हुए बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। वहीं कमरे में अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा और फिर हंसकर कहा, यह क्या बचपना है। शिवांगी बोली, तुम ऑफिस में नाराज होकर आ गए थे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। पापा ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए और मैंने बता दिया कि मुझे तो बस अनिरुद्ध चाहिए। एक सेकंड के लिए अनिरुद्ध शांत हो गया, फिर उसने शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे अंदर लेकर आया और बालकनी का गेट बंद कर दिया। दोनों बेड पर बैठ गए। अनिरुद्ध बोला, मुझे 10 मिनट का काम है, करने दो, उसके बाद हम आराम से बैठकर बात करेंगे। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई।
अनिरुद्ध बेड पर बैठकर काम करने लगा और शिवांगी अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध ने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहा, आप मुझे ऐसे मत देखो, मुझे भी शर्म आती है। शिवांगी बोली, शर्म वह क्या होती है? अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा और बोला, बता दूंगा, अभी थोड़ी देर में तुम भी शर्माओगी। अभी जाओ, मुझे परेशान मत करो। शिवांगी बेड से उठ गई और इधर उधर चक्कर लगाने लगी। उस कमरे में रखे हुए शोपीस देखने लगी, इधर उधर सामान को छेड़छाड़ कर देखने लगी। कहने का मतलब यह है कि शिवांगी बोर हो रही थी। 10 मिनट बाद अनिरुद्ध ने लैपटॉप साइड में रखा और अपनी बाहें फैला दी। शिवांगी तेज कदमों से भागती हुई अनिरुद्ध के पास आई और उसने अनिरुद्ध को कसकर गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने अगले ही पल शिवांगी को लेकर बेड पर लेट गया और उसने करवट लेकर उसके चेहरे को देखने लगा। शिवांगी भी अनिरुद्ध को ही देख रही थी। अनिरुद्ध बोला, अगर मैं कहीं चला गया तब तुम क्या करोगी? यह सुनकर शिवांगी ने गुस्से में अनिरुद्ध के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, मुझसे ऐसी बातें मत करो, तुम कहीं नहीं जाओगे और जहां भी जाओगे मुझे लेकर जाना, और अगर लेकर नहीं गए तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। इतना कहकर शिवांगी मुंह बनाकर बैठ गई। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, अरे तितली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई। शिवांगी ने अगले ही पल नम आंखों से अनिरुद्ध को देखकर कहा, अनिरुद्ध, मुझे सच में तुम चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। प्लीज अनिरुद्ध, जब यह सब खत्म हो जाएगा तब तुम आओगे ना मुझसे शादी करने? तुमने उस रात प्रॉमिस किया था। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और शिवांगी के सिर को अपने सीने से लगाकर सहलाने लगा। दूसरी तरफ आराध्या अपने कमरे में टहल रही थी। उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आज भी अभिमान जरूर आएगा। वैसे भी आज तो अभिमान के पास बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि अनिरुद्ध आज घर पर नहीं था। लेकिन रात के 10 बज गए, अभी तक नहीं आया। कुछ सोचकर आराध्या धीरे से बाहर निकली तो उसने लिविंग एरिया में डैनी और वंदना को टीवी देखते हुए पाया। आराध्या कुछ सोचकर वापस अपने कमरे में जाने लगी और तभी डैनी बोला, अपने दिमाग की इतनी सुनोगी तो परेशान रहोगी, सुकून दिल की सुनने में है। आराध्या, जाओ, जाकर देख लो वह ठीक भी है या नहीं। वैसे भी सुना है कंस्ट्रक्शन साइट पर मारपीट हुई है। यह सुनकर आराध्या एकदम से रुक गई। उसने झटके से पलटकर अपने पापा को देखा और बोली, क्या कह रहे हैं पापा? डैनी ने कहा, हाँ, कंस्ट्रक्शन साइट पर मारपीट हुई है, इसीलिए तो शिवाज शिवांगी को घर लेकर चला गया। जाओ, जाकर देख लो ठीक ठाक भी है या नहीं। आराध्या का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और बाहर की तरफ जाने लगी और तभी वंदना बोली, डाइनिंग टेबल पर प्लेट रखी हुई है, खाना भी ले जाओ। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और खाने की प्लेट उठाकर बाहर चली गई। उसके जाते ही वंदना और डैनी फिर से टीवी देखने में बिजी हो गए। टीवी को देखकर वंदना रोने लगी। अगले ही पल डैनी ने चैनल चेंज कर दिया। उसमें एक चीज का सीन था। उसे देखकर डैनी मुंह बनाता हुआ बोला, हे भगवान, हमारे नसीब में यह दिन कब आएगा जब मैं और तुम यहाँ जाएंगे? हमारे तो बच्चों ने ही हमारा खून पीकर रखा हुआ है। यह सुनकर वंदना, जो कि आंखों में पानी लिए बैठी थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वह बोली, बड़ी चालाकी से मेरा सीरियल हटा दिया तो नहीं? बोला, देखो, मुझे सीरियल पसंद नहीं, लेकिन तुम देखती हो इसीलिए मैं तुम्हारे पास बैठ जाता हूँ। अगर तुम सीरियल देखोगी तो इस घर में सीरियल नहीं चलेंगे। चलो अब बताओ क्या लगा? वंदना बोली, बाबा जी का प्रवचन लगा दीजिए ना। यह सुनकर डैनी बोला, लो, गाना ना लगा देता हूँ, चलो मैं आज तुम्हें आइटम सॉन्ग दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने एक चैनल लगा दिया जिसमें कोई लड़की छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रही थी। वंदना ने गुस्से में डैनी के हाथ से रिमोट छीन लिया और फिर प्रवचन लगा कर बैठ गई। डैनी बोला, वंदना देखो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन अभी हमारी इतनी उम्र नहीं हुई कि हम इस दाढ़ी वाले बाबा को देखेंगे। रिमोट दो। वंदना ने रिमोट नहीं दिया बल्कि प्रवचन को ध्यान से सुनने लगी। फिर वह धीरे से बोली, बुढ़ापा आ गया है, अब आपको भी यह सब सुनना चाहिए। डैनी बोला, मुझे बुढ़ापा नहीं आया, चुपचाप रिमोट दो। वंदना ने डैनी की बात को इग्नोर कर दिया। डैनी ने जबरदस्ती रिमोट छीना और टीवी बंद कर दिया और अगले ही पल खड़ा होकर बोला, तुम्हें लगता है मुझे बुढ़ापा आ गया? वंदना बोली, तो क्या नहीं आया? बच्चे जवान हो गए, कुछ ही दिनों में आराध्या की डिलीवरी हो जाएगी, नाना बन जाएंगे। डैनी को गुस्सा आ गया था, खासकर जब वंदना उसे बुढ़ापा आ गया बोल रही थी। वहीं डैनी ने
अगले ही पल वंदना को गोद में उठा लिया और बोला, अब भी तुम्हें लगता है कि मुझे बुढ़ापा आ गया? वंदना हैरानी से बोली, मेढक के पापा, यह क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी से उतारिए, आराध्या आ जाएगी तो क्या सोचेगी? डैनी बोला, क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी, वह आने वाली नहीं है और मेढक घर पर नहीं है, तो चलो हम एंजॉय करते हैं। वंदना पैर पटकती हुई बोली, जी कुछ तो शर्म किया करो इस उम्र में। डैनी वंदना को कमरे में ले जाता हुआ बोला, हाँ इस उम्र में तो आराम से शांति से करते हैं। पागल लड़की, मैं तुम्हें लड़की बोलता हूँ और तुम मुझे बुढ़ा बोलती हो? अभी बताता हूँ। इतना कहकर वह वंदना को लेकर कमरे में चला गया और अगले ही पल उस कमरे के दरवाजे बंद हो गए। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।